Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 30th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 30 सितंबर 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को हम प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में अगर आप सुनते हो, लास्ट में उन क्वेश्चंस को अगर अटैम्प्ट करते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ यार, ये सारी चीज़ें मुझे आने लगी हैं। प्लस अगर यहाँ से एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको आराम से सॉल्व कर पाऊँगा। नाउ आगे आते हैं, और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस रेलिवेंट से सेशन को। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करें प्रेप स्कीम की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कल लेक्चर नहीं आ पाया था यार मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हो चुका है, मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। और थ्रोट में इन्फेक्शन होने के साथ साथ जो है मेरी जो साउंड है वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होगी, आपको पता है, क्योंकि यार पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से मैं कल का लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाया, और बहुत मुश्किल से मैंने कल का द हिंदू का मॉर्निंग का वीडियो रिकॉर्ड कर पाया था। खैर, जो चीज़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा जैसे नॉर्मल हो जाएंगी, आपको लेक्चर रेगुलर मिलेंगे। रेगुलर में करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता होगा बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं हर चीज़ को मेंटेन करने की। बाकी मैं कोशिश आगे करता रहूँगा, आपको लेक्चर ये मेंटेन करके प्रोवाइड करवाता रहूँगा। नाउ आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है प्रेप स्कीम के बारे में। ये प्रेप स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो मंत्रालय है ये हमारी सरकार के अंडर में आता है। इन मंत्रालयों ने मिलकर क्या किया है, इस स्कीम को लॉन्च किया है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये प्रेप स्कीम है, क्या इसका नाम ही प्रेप है या इसकी कोई फुल फॉर्म है? दोस्तों इसकी एक फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेडिटेक सेक्टर। स्पेशली जो ये स्कीम है ये मेडिकल सेक्टर के लिए है, ध्यान रखना। तो ये प्रेप स्कीम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यह है कि भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो ये हमारी पूरी दवाइयों वाली इंडस्ट्री है, इसको ट्रांसफॉर्म क्या करना, इनमें नए नए इनोवेशंस करना, नए आविष्कार करना, इस इंडस्ट्री को ग्रो करना। अब ग्रो कैसे कर सकेंगे, जब इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा जाएगा। तो सबसे मेन फोकस इस स्कीम का यही है कि हम इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर में जो रिसर्च है इसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे, जिससे हमारी ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसका मेन मकसद क्या है। अगेन आप समझ गए, वही मेन मकसद है। इसका मेन मकसद यह है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है प्लस इसको लेकर जितनी पढ़ाई है, एकेडमिक्स है, दोनों को यहाँ पर लिंक करके चलना, स्पेशली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हमारा मेन फोकस ये भी होने वाला है कि जो क्वालिटी रिसर्च होगा, क्वालिटी रिसर्च को लेकर चलना, प्लस यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको और ज़्यादा नर्चर कर देना, आगे उनको और ज़्यादा बढ़ावा देना। और प्लस यहाँ पे जब इतना कुछ हम करेंगे तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाएगा, जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो देश में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रेप स्कीम का ये मेन मकसद है। इसका टाइम पीरियड क्या है, यानी इस स्कीम को किसी टाइम पीरियड के लिए तो लेकर आया गया होगा, यानी इतने समय से इतने समय के बीच में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड है वो है 5 साल का, 2023-24 से लेकर 2027-28 के बीच का यहाँ पर टाइम पीरियड रखा गया है। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए का मेन मकसद है जो भी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। कैसे मजबूत किया जाएगा, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया जाएगा। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ पे बनाए जाएंगे, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में। तो 7 अलग अलग यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद में तैयार किया जाएगा। लगभग 700 करोड़ रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। इनका मेन मकसद यही होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने मेडिकल सेक्टर में जो रिसर्च है उसको और तेज़ी से बढ़ाएं।
क्योंकि हर एक देश को अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल चाइना, यूएस, अगर ये मेडिकल इंडस्ट्री में है तो रिसर्च और डेवलपमेंट इनके यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया का रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत पीछे है। तो हमारा मेन मकसद पहला यही होगा कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, और इस स्कीम का भी सबसे कंपोनेंट, पहला जो कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली यही है। फिर बात आती है कंपोनेंट बी की। तो कंपोनेंट बी का मेन मकसद क्या है कि अगेन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में फिर से रिसर्च को प्रमोट करना। लेकिन अब की बार रिसर्च कैसे प्रमोट करेंगे दोस्तों? रिसर्च को प्रमोट करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे ऊपर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम के डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट बी के अंदर में हम 6 अलग अलग एरियाज़ के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे नई नई जो केमिकल कंपनीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हैं, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस, स्टेम सेल थेरेपी हो गया, ऑर्फन ड्रग्स हो गए, उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सारे सेक्टर्स हो गए। तो ये हमारे मेन प्रायोरिटी एरियाज़ होंगे जिसके अंदर में हम रिसर्च को प्रमोट करेंगे कंपोनेंट बी के अंदर। बात क्लियर हो गई? तो ये कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप पूरा का पूरा यहाँ पर इस कंपोनेंट बी का अगर देखोगे कितना पैसा खर्चने वाले हैं, अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ना, कंपोनेंट बी के तहत हमें बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करवाना होगा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हो गए जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है इसका टोटल जो फाइनेंशियल आउटले होने वाला है यानी कि कंपोनेंट बी का, वो है लगभग 4250 करोड़, 4250 करोड़ रुपीज़ खर्चे जाएंगे इन सब यहाँ पर जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं इनको स्ट्रेंथन करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप लोग एक फोकस देखोगे प्रेप स्कीम का, तो वो ये है कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, इस सेक्टर को वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर बनाकर निकालना है। तो प्रेप स्कीम की फुल फॉर्म ध्यान रखना, वैसे आप नाम से ही पता लगा सकोगे, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेडिटेक सेक्टर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए अगेन रेलिवेंट है, स्पेशली फॉर जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। यहाँ पे बालसम के बारे में बात की जा रही है। बालसम यहाँ पर आप देख पाओगे इस वाले प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। ये पिंक कलर का, वाइट कलर का, उसके बाद रेड कलर का ये प्लांट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उस प्लांट में फ्लावर्स बेसिकली दिख रहे होंगे। तो अभी ये बालसम के जो प्लांट है बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा खिलते हुए देखने को मिले मुन्नर के अंदर में, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो बालसम क्या है? देखो, बालसम को हम लोकली कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कसिथुम्बा और साथ ही साथ में ओनापोवा, ये दो इसके अलग अलग नाम भी हैं। दोस्तों बालसम को हम टच मी नॉट के नाम से भी जानते हैं, इसके अलग अलग नाम है, आप ध्यान रखना। किसी भी नाम से अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना कि आपने पढ़ा था और ये बालसम है। तो बालसम के अलग अलग नाम, पहला टच मी नॉट, दूसरा जेवल वीड के नाम से भी इसको जानते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पौधा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन और नदर्न टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है। यानी कि अगर आप पूरा पृथ्वी का ये स्ट्रक्चर देखोगे, हम एज्यूम करते हैं ये पूरे अर्थ का स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली बीच वाले ट्रॉपिकल जोन है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो दो लाइन है ना, ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये आपको दिख भी रहा होगा, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे भी पाए जाते हैं, ऊपर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ में हमारे पूरे वर्ल्ड का जो ऊपर नदर्न रीजन है वहाँ पर भी स्पेशली ये देखने को मिल जाते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलता है। ये जो प्लांट है ये ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है। इंडिया के साथ साथ चाइना, अफ्रीका और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। इंडिया के पास में लगभग कह सकते हो 220 से ज़्यादा इस प्रकार के प्लांट की प्रजातियां हैं, ठीक है, जिसमें से 135 कितनी 135 केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया, निचला हिस्सा हो गया साउथ पोर्शन वाला, ये हो गए हमारे वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे आपको हरी भरी पहाड़ियाँ, जंगल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही केवल 135 प्रजातियाँ इन बालसम स्पीशी की देखने को मिल जाती हैं। फिर बात है यहाँ पर इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में जो अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर एक सबसे ऊंची पहाड़ी भी है जिसका नाम है अनामुड़ी। तो अनामुड़ी एक हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वेस्टर्न घाट के अंदर में। तो इसके आसपास के जो रीजन्स हैं यहाँ पर भी ये जो बालसम है वो पाया जाता है। बालसम की जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है जून से दिसंबर तक होती है, जून से दिसंबर के बीच में हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। एक बहुत मेजर इंडिकेटर स्पीशी भी होता है, ध्यान रखना। यानी कि ये क्या होता है, क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर जिस प्रकार से चेंज हो रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो प्लांट है ये भी अपने नेचर को चेंज करता है। तो एक इंडिकेटर स्पीशी होता है, यानी कि हमें दर्शाता है कि किस तरीके से जो क्लाइमेट है उसके अंदर में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई बालसम को लेकर। कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से हैंडल कर सकोगे, बस खाली सुनते हुए चलना, लास्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम भी बन जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। तो हुआ क्या है, आपको पता है कि हाल ही में इंडिया में पहली बार वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस को रखा गया बेंगलुरु में, और वो जो कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है वो सक्सेसफुली निभाया गया,
ठीक है, और पहली बार ये इंडिया में होस्ट किया गया, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, ये जो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस था, ये 5वां कॉन्फ्रेंस था। अब इसी दौरान, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है, इस पूरे कॉन्फ्रेंस, इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए एक तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थी, दूसरा यहाँ पर इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन था। तो इन्होंने आपस में मिलकर कोलैबोरेशन करने के बाद में जो ये कॉन्फ्रेंस इसको रखा था। तो इसी वजह से एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एक इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में बना हुआ है, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, लगातार चर्चा में है। दोस्तों, ये जो बॉडी है इंटरनेशनल लेवल की, इसको 1963 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के अंडर में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, पहला एक इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट हुआ था 1962 में। उस एग्रीमेंट के अंदर ही इस प्रकार की बॉडी बनाने का डिस्कशन हुआ, और देन उस एग्रीमेंट में ये अप्रूवल मिल गया, देन उसके बाद में अगले साल ये बॉडी बना दी गई। नाउ इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जो कि कॉफ़ी की बात करता है, ठीक है। स्पेशली कॉफ़ी की बात करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करता है। उसके बाद ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। स्पेशली ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है 93% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन को। दुनिया भर में जितना भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है, उसके 93% रिप्रेजेंटेशन इसी ऑर्गेनाइजेशन से आता है। और जितना दुनिया भर में कंजम्पशन होता है, कॉफ़ी पी लेते हैं, 63% यहाँ पे कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन इसी इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से आता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। बहुत सारे जो कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है, वो सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात यह भी है कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये है कि दुनिया भर में जो कॉफ़ी सेक्टर है, इसको पूरी तरह से प्रमोट करना, इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत करना। और इस पूरे ग्रुप में मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना है, पहले तो 49 कंट्रीज़ हैं। कितनी? 49 कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर इसका सदस्य हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, जिसमें से 42 तो कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, यानी 42 ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और वो एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। और 7 यहाँ पर इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो कि इन कॉफ़ी को इंपोर्ट करने का काम करती हैं, खरीदने का काम करती हैं अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है। तो उसके 49 मेंबर्स हैं। सवाल यहाँ पर ये भी आता है, क्या भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है? बिल्कुल सही बात है, इंडिया भी यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं कॉफ़ी कल्टीवेशन के बारे में। आपको पता होना चाहिए, दुनिया भर में जो कॉफ़ी पाई जाती है ना, इसमें कॉफ़ी में 2 प्रजातियाँ होती हैं। एक होता है कॉफ़िया अरेबिका और दूसरी होती है कॉफ़िया कैनेफोरा। तो ये 2 प्रजातियाँ होती हैं। कॉफ़िया अरेबिका बेसिकली यहाँ पर ये अरेबिका के नाम से जानते हैं, कॉफ़िया कैनेफोरा बेसिकली रोबस्टा के नाम से जानते हैं। रोबस्टा वाली थोड़ी हार्ड भी होती है, इसमें कैफीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है, ये भी आपने पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों, कॉफ़ी के प्रोडक्शन को लेकर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर इसको ग्रो करना है तो हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी ऐसा टेम्परेचर हो जिसमें 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। रेनफॉल 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास। लोमी सॉइल चल जाएगी, लोमी सॉइल, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आयरन कैल्शियम जैसी चीज़ें हों, वो सबसे बढ़िया मिट्टी होती है कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। ये बात क्लियर हो गई। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है। जो कॉफ़ी ग्रोइंग स्टेट्स हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, भारत में कॉफ़ी कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है? तो कॉफ़ी ग्रोइंग स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ठीक है। और ये जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादातर आपको सदर्न स्टेट्स देखने को मिलेंगे। कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स भी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी यहाँ पर ये कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्टेट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से अगर हम देखें कौन सा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वह है कर्नाटका। पूरे इंडिया में जितना कॉफ़ी का उत्पादन होता है, उसका 70% प्रोडक्शन सीधा कर्नाटका से निकल कर आता है। ये बात भी नोट डाउन करने वाली है। आगे आते हैं, फिर बात आती है चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। मैंने द हिंदू के वीडियो में आप सभी लोगों को मैप का क्वेश्चन में ये देखने के लिए बोला भी था। तो चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक, कह सकते हो, अगर हम एग्ज़ाम में देखें तो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर आपसे लोकेशन वगैरह पूछ ली जाती हैं। तो चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। इस पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था साल 2011 में। ये कह सकते हो हमारे पूरे साउथ इंडिया का पहला ड्राई लैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये इकलौता एरिया आपको पूरे हैदराबाद के कर्नाटका रीजन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारी फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, प्लस केवल पेड़ पौधे नहीं, जानवरों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक लोकल ट्राइब्स देखने को मिलती है। लोकल ट्राइब कौन सी है? वो है चिंचोली।
सॉरी चिंचोली नहीं, लंबानी तंदास। लंबानी तंदास बेसिकली एक ट्राइबल पॉपुलेशन है, ध्यान रखना, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर इन्हीं जंगलों में रहते हैं। उनको नेचर से बहुत प्यार है, नेचर से लगाव रखते हैं, ठीक है, और नेचर से प्यार करते करते वहीं पर उन्हीं जंगलों में उनको रहना पसंद है। वो जो ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स का यहाँ पर एक फ़ोटो आपको ये भी नज़र आएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। यहाँ पर बात की जा रही है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के बारे में, दैट इज़ AFT। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, ये चंडीगढ़ की जो बेंच बार एसोसिएशन है, इन्होंने हाल ही में, कह सकते हो जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट पे गए, स्ट्राइक प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्राइब्यूनल है ना दोस्तों, इसके चेयरपर्सन जो है उनका डिसीजन ये था कि भाई एक जुडिशल मेंबर हैं उनको यहाँ के शहर से कोलकाता ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरा मैटर उठा था। खैर अभी उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो न्यूज़ है वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएगी नहीं। एग्जामिनेशन में अगर आपसे कुछ पूछा गया तो सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के बारे में ही पूछा जाएगा। तो ये आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल क्या होती हैं, और फटाफट ये डिस्कस करते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक मिलिट्री ट्राइब्यूनल है इंडिया की। मिलिट्री ट्राइब्यूनल बेसिकली, जैसे यहाँ पे आपको पता होगा, जो हमारी मिलिट्रीज़ हैं, हमारी नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स हैं, उन सब के लिए ट्राइब्यूनल है, उन सब के लिए कोर्ट का काम करता है। ट्राइब्यूनल बेसिकली कोर्ट की तरह होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस कोर्ट से पहले अगर आपको कहीं पर केसेस देखने हैं तो आप ट्राइब्यूनल में भी केसेस को दे सकते हो। तो ये अलग से आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल बेसिकली हमारे मिलिट्रीज़ के लिए बनाया गया है, खासकर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए यहाँ पर यह तैयार किया गया है, ठीक है। इस ट्राइब्यूनल, इस कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में एक एक्ट के माध्यम से, जिसका नाम था आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007। इस आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट के मेन फंक्शंस क्या है, ये आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो इसका मेन फंक्शन है कि मान लो यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट, कोई भी डिस्प्यूट्स आते हैं, ठीक है, यानी आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वो सब के प्रॉब्लम्स की सुनवाई इस वाले कोर्ट में हो सकती है। और केवल इतना ही नहीं, ये जो ट्राइब्यूनल है ये क्या कर सकता है, जो अपील वगैरह उनकी सुनवाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, आपने कोर्ट मार्शल के बारे में सुना होगा। कोर्ट मार्शल क्या है? कोर्ट मार्शल बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर मिलिट्री पर्सनल्स को सज़ा देती है, आर्मी वालों को सज़ा दी जाती है। आर्मी वाले अगर मिलिट्री लॉज का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान है, और वो सज़ा यहाँ पर कोर्ट मार्शल के थ्रू दी जाती है। तो सपोज़ यहाँ पे ये बात की जा रही है कि किसी मिलिट्री पर्सन को दोषी साबित किया गया। अब कोर्ट मार्शल जो है, इन्होंने भी यहाँ पर कह सकते हो जितनी भी चीज़ें थीं वो सब जस्टिफाइड थीं। तो एक ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, किसी की अपील को डिसमिस कर सकता है। यानी कि मान लो यहाँ पर कोर्ट मार्शल ने किसी को सज़ा सुना दी, अब उस व्यक्ति ने क्या किया, ट्राइब्यूनल में अपील किया कि ये सज़ा सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट मार्शल ने जितनी भी इनकी फाइंडिंग्स हैं वो जस्टिफाइड हैं, तो बेसिकली ट्राइब्यूनल उस पर्सन की अपील को डिसमिस कर सकता है, मना कर सकता है। और मैं आपको बता दूँ कि मान लो यहाँ पर ट्राइब्यूनल, ये जो कोर्ट है, इस कोर्ट में यहाँ पर किसी आर्मी पर्सन का कोई केस गया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, उस केस की सुनवाई की गई। अब इस ट्राइब्यूनल ने अपना डिसीजन सुनाया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, जब डिसीजन सुनाया तो क्या यहाँ से अपील जा सकती है बाहर? बिल्कुल। तो मान लो कह सकते हैं कि एक पर्सन है जिसके खिलाफ में डिसीजन लिया गया इस ट्राइब्यूनल के थ्रू, तो वो जो पर्सन है वो अपना, कह सकते हो ये जो अपील है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जा सकता है, लेकिन केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। आर्मी ट्राइब्यूनल से अगर कोई भी अपील ले जानी है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जाएगी। ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि जो ये आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, इसके कुछ बेंचेस हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल बेंच है, एक न्यू दिल्ली में है, 8 रीजनल अलग अलग बेंचेस है, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, कोची और मुंबई में भी इसके कुछ बेंचेस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि आखिरकार जो ये आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें कितने लोग होते हैं? जितने भी बेंच उसे होते हैं दोस्तों, जितने भी बेंच आपको देखने को मिलेंगे, इसमें एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है। जुडिशियल मेंबर जो होता है वो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो होता है वो रिटायर्ड मेंबर होता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस का, जो कि बेसिकली मेजर जनरल रैंक का हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जज एडवोकेट जनरल होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे आते हैं फिर, अब बात करते हैं यहाँ पर इनके फंक्शनिंग के बारे में, ठीक है। जो बेंचेस हैं इनके बारे में आपको बताया कौन कौन लोग होते हैं, इनके फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो ट्राइब्यूनल होता है ना, कोर्ट ट्राइब्यूनल जो होता है, इनका मेन फंक्शन क्या है कि भाई यहाँ पर जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, उसको लेकर जो भी यहाँ पे मतलब मैटर आता है उसकी यहाँ पे सुनवाई करना, ऑब्वियस सी बात है, उन सारे केसेस को देखना। तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे इस ट्राइब्यूनल में होती हैं वो सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में होती हैं, ध्यान रखना, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्राइब्यूनल है ये नॉर्मली जैसे हमारे इंडिया में हाई कोर्ट प्रैक्टिस, जैसे हाई कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है किसी पर्टिकुलर केस को लेकर, उसी प्रकार का प्रोसीजर इन ट्राइब्यूनल में भी फॉलो किया जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये हो गया हमारे आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल को लेकर इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। बेंचेस बात हो गई, कॉम्पोजिशन की हो गई, फंक्शनिंग की हो गई, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली।
नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, स्पेशली फॉर दी जीएस पेपर नंबर 2 एंड 3। यहाँ पे बात की जा रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आप लोगों ने कई बार इसको न्यूज़ में पढ़ा भी होगा। तो हम लोगों ने आज का थंबनेल इसी आर्टिकल के ऊपर बेसिस पे लगाया है। एफसीआरए क्या होता है आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो न्यूज़ क्या है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने, क्योंकि ये जो पूरा एफसीआरए एक्ट है ना, ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो गृह मंत्रालय है, इन्होंने हाल ही में कुछ रूल्स को अमेंड किया है। वो जो रूल्स हैं वो हमारे एनजीओ से रिलेटेड हैं प्लस एफसीआरए से रिलेटेड हैं, ठीक है। और इवन यहाँ पर इन एफसीआरओ को लेकर क्या बोला गया है, मतलब कह सकते हो जो भी चेंजेस करेंगे इसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी एनजीओज़ हैं इनके पास में मान लो यहाँ पर कोई भी मूवेबल और इमूवेबल एसेट है, कोई भी इनके पास में पूंजी है जिसको मूव कर सकते हैं, या इमूवेबल एसेट भी है, तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे एसेट्स लैंड बिल्डिंग हो गए या इमूवेबल एसेट्स हो गए, है ना, कुछ मूवेबल एसेट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इन एनजीओज़ को बोला गया कि भाई जो भी आपके एसेट्स हैं, जो भी आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग से बनाए हैं, ठीक है, यानी जो भी बाहर विदेशों से पैसा आया है उससे जो आपने एसेट्स को क्रिएट किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की बात की जा रही है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में कुछ रूल्स, कुछ नियम वगैरह उनके अंदर संशोधन किया है, उनके अंदर बदलाव किया है। वो सारे के सारे जो नियम कानून हैं वो हमारे एनजीओज़ के लिए हैं, बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। तो एफसीआरए फोकस ही एनजीओ के ऊपर करता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दोस्तों होता क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं, लेकिन एक समय तक अगर आप इतिहास देखोगे तो एनजीओ की आड़ में गलत काम हो रहा है। गलत काम ये हो रहा है कि देखो एनजीओज़ को ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, यानी बाहर से विदेशों से फंडिंग आती है कई सारे एनजीओज़ को, और कई लोग ऐसे विदेश में बैठे हैं जो इंडिया के अंदर में पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं। वो इन एनजीओ को फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि यहाँ पर इंडिया के अंदर में अशांति फैलाई जा सके। ये काम हो रहा था बहुत पहले। अब क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का मेन काम यही है कि बाहर से जितनी भी फंडिंग आ रही है हमारे देश में एनजीओज़ के पास में, स्पेशली उन फंडिंग को रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, कितना पैसा आ रहा है सारी जानकारी रखना, कहाँ पे खर्च हो रहा है वो भी सारी जानकारी रखना। और अगर पाया ये गया कि एनजीओ गलत हरकत कर रहा है या उस फंडिंग का गलत यूज़ कर रहा है तो एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। एक बार अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो आगे 3 साल तक वो लाइसेंस ले भी नहीं पाएगा, और लाइसेंस कैंसिल होने का मतलब है कि जो बाहर की फंडिंग है वो इसके पास में आने भी बंद हो जाएगी। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का। तो इस पूरे कानून को पार्लियामेंट लेकर आया था ताकि जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन है इसको कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। ये जो एक्ट है दोस्तों इसको ओरिजिनली पास किया गया 1976 में, फिर उसके बाद इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हुए चले गए। जैसे 2010 में मेजरली इसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए थे, बड़े बड़े मॉडिफिकेशंस किए गए थे। इस एक्ट का मेन मकसद यही है कि जो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है इसका जो इन्फ्लुएंस होता है देश में, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ठीक है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, इन सब को हिलाने का, इन सब चीज़ों को रोका जा सके, ठीक है। और ये जो पूरा एक्ट है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है डोनेशन, विदेशों से डोनेशन आता है। अब विदेशों से जो डोनेशन आता है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, गिफ्ट के फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में, इस प्रकार से डोनेशंस आते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब आप सोच भी रहे होंगे कि बहुत सारे एनआरआई हैं। एनआरआई मतलब जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, जैसे बाहर यहाँ से देश से कोई गया है बाहर काम करने के लिए, वो एनआरआई है, मैं सपोज़, ठीक है। तो अगर वो अपनी पर्सनल सेविंग से जो भी उसने कमाया है वहाँ से, वो अगर पर्सनल सेविंग से पैसा यहाँ पर भेजता है अपने कंट्री के अंदर में, तो क्या वो इसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आएगा? नहीं, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की तरह नहीं देखा जाएगा, अपने ध्यान में रखना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन बेसिकली जो एनजीओज़ के पास में पैसा आ रहा है विदेशों से, वो बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर में आता है। तो मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कोई भी पर्सन, जैसे कि क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई कौन कौन व्यक्ति फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है, तो कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन ले सकता है। स्पेशली यहाँ पर वो जो पर्सन उसके पास में पहले एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी परमिशन होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन होती है, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें उसके पास में है तो जाकर यहाँ पर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है इसमें एक चीज़ और आ चुकी है एक्ट में, आपको पता होगा, जिसकी वजह से काफ़ी बवाल भी हुआ था कि जितने भी एनजीओज़ हैं उन सभी एनजीओज़ को अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली वाली ब्रांच में, जो हमारी मेन ब्रांच है देश की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर में, ठीक है। वहाँ पर इनको अपना अकाउंट ओपन करवाना होगा। जो भी फॉरेन फंड्स आएंगे वो उसमें ही आएंगे, ताकि उन फंड्स के ऊपर में ध्यान रखा जा सके कितना फंडिंग आ रहा है और उस फंडिंग का किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। समझ गए? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये एफसीआरए के अंदर में रजिस्ट्रेशन है वो क्या होता है? वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एनजीओ के लिए। अगर कोई भी एनजीओ एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराए बिना बाहर से फंडिंग लेगा तो उस एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आगे वो कभी भी पैसा नहीं रिसीव कर पाएगा।
तो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में लिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्टिंग में 5 साल के लिए वैलिड होता है। इसको बार बार रिन्यू करवाना होता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया वो ज़िंदगी भर के लिए, नहीं, बार बार इसको रिन्यू करवाना होता है ताकि हर एक एनजीओ के ऊपर अच्छे से निगरानी रखी जा सके। तो जो भी रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, ये अगर मान लो यहाँ पर एनजीओ गलत हरकत कर रहा है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और एक बार अगर कैंसिल हो गए तो उसको री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कम से कम 3 साल लग जाते हैं, समझ गए। और फिर उसके बाद में जो हमारा मंत्रालय, जो हमारी मिनिस्ट्री है, इनके पास में सारी पावर्स होती है कि वो किसी भी एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं या फ्रीज़ कर सकते हैं, उसके फंड को रोक सकते हैं। जितने भी ऑर्डर जो हमारी गवर्नमेंट है, जितने भी सरकार यहाँ पे इस एनजीओ को लेकर ऑर्डर देगी इस पर्टिकुलर कानून के तहत, वो सभी ऑर्डर्स को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का मतलब है, समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर सीधा अपील कर सकते हैं और कह सकते हैं, यानी एनजीओज़ वगैरह हाई कोर्ट जा सकते हैं। खैर वो फिर आगे की बात रहेगी। अभी फिलहाल एफसीआर समझना था, वो सारा का सारा जो एफसीआर की डिटेलिंग्स है वो मैंने आपको बता दी है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर पूरे लेक्चर को अच्छे से सुना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुना है, तो इस लेक्चर के क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। पहले मैं स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस दूंगा, उनके आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। फिर लास्ट में एक साथ मैं सभी के आंसर्स बताऊंगा ताकि आप चीज़ों को रीमैच कर सको और देख सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? प्रेप स्कीम के बारे में, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेडटेक सेक्टर स्कीम। प्रेप स्कीम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्रेप स्कीम है इसका मेन मकसद है जो हमारी क्वालिटी रिसर्च है उसको, जो हमारी क्वालिटी रिसर्च है, कल्चर ऑफ क्वालिटी रिसर्च, इसको लेकर चलना, प्लस जो हमारे साइंटिस्ट हैं इंडिया में उनको आगे ज़्यादा और ज़्यादा प्रमोट करना, उनको नर्चर करना। दूसरा यहाँ पर स्कीम का मेन मकसद है, इस स्कीम के तहत पैसों का एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे स्टार्टअप्स को, जो कि यहाँ पे हमारी सरकारी इंस्टीट्यूट्स के साथ में काम कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। पहला बोलता है 1 ओनली, दूसरा बोलता है 2 ओनली, तीसरा बोलता है दोनों सही है, या चौथा बोलता है दोनों के दोनों गलत हैं। ना आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ना दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलता है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के अंडर 1963 में। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। यहाँ पर बात की जा रही है बाल्सम्स के बारे में। बाल्सम को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये बाल्सम है ये केवल और केवल पूरे दुनिया में केवल और केवल ट्रॉपिकल रीजन में उगता है, वहाँ पे ग्रो करता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया के अंदर में जो ज़्यादातर बाल्सम स्पीशी है वो केवल वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में पाई जाती हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो बाल्सम है ये इंडिकेटर स्पीशी है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कितने स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। यहाँ पे बात की जा रही है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के बारे में। तो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अगेन बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये ट्राइब्यूनल है ये एक मिलिट्री ट्राइब्यूनल है इंडिया के अंदर में, जिसको आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के तहत बनाया गया है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि इस ट्राइब्यूनल की जो हर एक बेंच होती है उस बेंच के अंदर में एक जुडिशियल मेंबर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं। तो बताओ यहाँ पर, अभी नहीं बताना, तीसरा स्टेटमेंट और देख लो। जो ये आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है इनका जो डिसीजन होता है वो डिसीजन हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, या आपने बताना है, ठीक है। तो क्या कोई भी डिसीजन होगा, अगर मान लो इस ट्राइब्यूनल का कोई भी डिसीजन निकल कर आया तो क्या उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल को लेकर, बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 गलत है। अब 2 स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं पहले ये देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, ये मिलिट्री ट्राइब्यूनल जो है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट के अंडर में आता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा, जो हर एक बेंच होती है इसमें जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं, ये भी सही बात है। तीसरा, जो डिसीजन होता है एएफटी का ये किसी कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से केवल 2 स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला गलत है। 1 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर बाल्सम को लेकर पूछा गया तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो अगेन यहाँ पर भी केवल 2 स्टेटमेंट सही है, 1 गलत है। पहला वाला गलत है,
पहला वाला ये बोलता है कि जो ये बालसम की स्पीशी है ये पूरे दुनिया में केवल और केवल ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है। नहीं, ट्रॉपिकल के साथ साथ सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाई जाती है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा सही है और तीसरा सही है। दूसरा बोलता है कि भारत में जो ज़्यादातर बालसम की स्पीशी हैं वो वेस्टर्न घाट रीजन में देखने को मिलती हैं। सही बात है। तीसरा एक इंडिकेटर स्पीशी, आपको पढ़ाया भी था कि ये जो बालसम है ये हमारी क्लाइमेट चेंज की एक इंडिकेटर स्पीशी है, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट में से केवल 2 स्टेटमेंट सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको देखना। आप इसको, अब यार आंसर तो देख ही लिया है, रहने दो, कुछ नहीं बचा। आंसर तो यहाँ पे सामने है ही दोनों स्टेटमेंट चलो आगे आता है। अभी फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि भारत भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। अभी पढ़ाया था 49 मेंबर से भारत भी इसका हिस्सा है। पहला वाला सही है, इसको यूनाइटेड नेशन के तहत यहाँ पर तैयार किया गया है। फिर उसके बाद में प्रेप स्कीम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगेन दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेप स्कीम का मेन मकसद है हमारे मेडिकल सेक्टर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है स्पेशली उसके ऊपर एक फोकस करना, हमारे स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज़ को, एसएमईज़ को सपोर्ट करना जो भी यहाँ पे सरकार के साथ में काम कर रहे हैं। तो स्पेशली मेडिकल सेक्टर को लेकर ये हमारी प्रेप स्कीम काम करती है। नाउ दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।